हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो इस सीरीज़ का पार्ट 3 है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे। तो आज हम सीखेंगे टू फाइंड नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। मेथड 2, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। अब हम देखते हैं कि हमें 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर कैलकुलेट करने हैं। अब मेथड 2 में क्या करना है, हमें एक फॉर्मूला देखना है। ये जो मेथड है वो RS अग्रवाल में बताया गया है और इजी है ये मेथड। इसमें सबसे पहले हमें फॉर्मूला दिया गया है कि d कैलकुलेट करना होता है हमें सबसे पहले। तो d का फॉर्मूला है y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे y और x क्या है। तो अगर 3 और 4 है के बीच में अगर हमें नंबर्स निकालने हैं तो जो 3 है उसको हमने x मान लिया और जो 4 है उसको हमने y मान लिया। उसके बाद हमने ये चेक किया कि क्वेश्चन में पूछा गया है 6 रेशनल नंबर्स। तो ये जो 6 है वो n सपोज कर लेंगे हम लोग। अब ये सारी वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो y माइनस एक्स अपॉन एन प्लस 1। तो रखते हैं y की वैल्यू हमने 4 रख दी, x की वैल्यू हमने 3 रख दी और n की वैल्यू 6 रख दी। इन सबको कैलकुलेट करने के बाद 4 माइनस 3 इज 1 एंड 6 प्लस 1 इज 7। तो यहाँ से d कैलकुलेट होके आया 1/7। तो 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4 होंगे क्या? अभी तो हमने सिर्फ d कैलकुलेट किया हुआ है। तो जो 6 रेशनल नंबर होंगे वो कुछ ऐसे होंगे कि x प्लस डी, एक्स प्लस 2d, एक्स प्लस 3d, एक्स प्लस 4d, एक्स प्लस 5d एंड x प्लस 6d, क्योंकि 6 रेशनल नंबर्स पूछे हैं। तो वही काम करेंगे हम। d की वैल्यू हमें ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, x की वैल्यू हमें पता है 3, हमने पुट कर दिया। x प्लस 1/7, पहले हमने d की वैल्यू रखी है क्योंकि 2d है तो 2 में जब हम 1/7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2/7 हो जाएगा। ऐसे ये 3/7 हो जाएगा, ये 4/7 हो जाएगा, देन 5/7, 6/7। अब हमने x की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दी। तो x की वैल्यू 3 रख दी सभी में। अब जब हमने सॉल्व किया तो हम देखेंगे कि ये वाली चीज़ शायद आप लोग को आती होगी। आप चाहें तो इसे एलसीएम करके भी कर सकते हैं कि 1 इसके नीचे एलसीएम लेके, बट 3 प्लस 1/7 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 होल 1/7। ऐसे ही 3 होल 2/7, 3 होल 3/7, सो ऑन। तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 7 3 जा 21, 21 प्लस 1 22, तो ये हो गया 22/7। ऐसे ही 7 3 जा 21, 21 प्लस 2 23 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम कितनी भी रेशनल नंबर्स इस मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। बस आपको d की वैल्यू ठीक सही कैलकुलेट करनी है। जो यहाँ पे d की वैल्यू है वो बिल्कुल सही कैलकुलेट करनी है। अब बात करते हैं मेथड 3। ये मेथड 3 सबसे, अभी तक हमने दो मेथड जो पढ़े हैं उनमें से सबसे आसान मेथड ये है। बस थोड़ी सी हमें चीज़ों को ध्यान में रखना है। वो चीज़ें हैं जैसे हमें मान लिया कि हमें 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स कैलकुलेट करने हैं। वी हैव टू फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो ये वही फिर से कि जो जितने रेशनल नंबर्स निकालने हैं उनको हमने n मान लिया। तो हमने n प्लस 1 की वैल्यू कैलकुलेट की। यहाँ हम देख रहे हैं ध्यान से कि अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो ये थोड़ा और आसान हो जाता है। ठीक है, तो क्या किया हमने, n जो है, हमने n की वैल्यू क्या है 5, उसमें हमने पुट कर दी। तो हमने n प्लस 1 कैलकुलेट किया बेसिकली। तो n प्लस 1 आया 6। अब क्या किया हमने, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में हमने क्या किया, वो नंबर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम इससे क्या कर रहे हैं कि जैसे 3 6 जा 18 आ गया और 5 6 जा 30 आ गया, वैसे ही 4 6 जा 24 आ गया, 5 6 जा 30 आया। अगर हम गौर से देखें तो बेसिकली ये इक्वल फ्रैक्शन है इन दोनों नंबर्स के, क्योंकि हम सेम नंबर से ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इससे होगा क्या कि अब हमें इसके बीच में कितने सारे नंबर इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे अब पहले 3/5 था लेकिन अब ये 18/30 हो गया। पहले ये 4/5 था, अब ये 24/30 हो गया। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं, डायरेक्ट काउंटिंग लिख देंगे 18 19 20 21 22 और नीचे 30 30 एंड सो ऑन आ जाएगा। अब यहाँ एक बात और आती है कि अगर इसके डिनोमिनेटर सेम ना हो फिर क्या होगा। अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तो आपको सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर सेम करने होंगे। और वो कैसे करेंगे, आप एलसीएम लेंगे और एलसीएम से दोनों ही, पहले डिनोमिनेटर के एलसीएम लेंगे, उसके बाद आप उसको क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करके उसके बाद फिर से ये वाला मेथड दोबारा से अप्लाई कर देंगे सेम। और ये सबसे इजी मेथड है। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो यही मेथड सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि बेसिकली स्कूल में जो होता है
10 रेशनल नंबर ऐसे पूछे जाते हैं, जो कि इस वाले मेथड और जो हमने पहले एवरेज वाला जो मेथड देखा था उससे बेटर है ये वाला मेथड जो है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर को मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इर्रेशनल नंबर को हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स भी बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो ख़त्म नहीं होता, और नॉन रिकरिंग मतलब ना ही रिपीट होता। तो इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। अ नंबर एस इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू 0। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। √2, √3, √15, पाई, 0.10110। तो इसमें हम ध्यान से देखें कि ये इनफाइनाइट तक चल रहा है, दैट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग है, और हर बार कुछ नया नंबर आ रहा है, कोई पैटर्न नहीं, सीक्वेंस नहीं आ रहा है इसमें। तो इस वजह से ये इर्रेशनल नंबर्स का एग्जाम्पल है। अब स्कूल्स में जनरली इस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अब उस इर्रेशनल नंबर को आप नंबर लाइन पर लोकेट करो। तो मैंने ये स्केच पेन से बनाया है, आप लोग अपनी कॉपीज़ में स्कूल में पेंसिल का यूज़ ही कीजिएगा। तो हम शुरू करते हैं कि इसे करेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बना लेंगे स्केल की मदद से। उसके बाद इक्वल डिस्टेंसेस ले लेंगे, मार्क कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया। तो पहले मैंने स्केल से 0 और A के बीच में 1 सेंटीमीटर की लाइन खींची। उसके बाद मैंने क्या किया कि दो तरीके हैं, या तो आप स्केल से परपेंडिकुलर बना लीजिए, या फिर आप 1 सेंटीमीटर कंपास की हेल्प से 1 सेंटीमीटर मेजर कीजिए और यहाँ पे एक आर्क लगाइए। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 1 और ये 1, इन दोनों को फिर क्या करेंगे, हम ज्वाइन कर देंगे। जो ये ज्वाइन होगा वो बेसिकली √2 होगा। ये √2 क्यों होगा, तो इससे पहले हम ये थोड़ा समझ लेते हैं कि √2 क्यों हुआ। तो मैंने ये वाला जो ट्राइंगल है उसको यहाँ पे थोड़ा मैग्नीफाइड फॉर्म में लिख दिया है। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूँ, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो इसे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकती है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि अगर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इसमें मेरा बेस जो है वो 1 है और परपेंडिकुलर जो है वो 1 है। तो अगर मैं इससे सॉल्व करूं तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 2। तो जब ये स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ेगा, तो h की वैल्यू यहाँ से √2 आ गई। इसका मतलब ये जो हमने कैलकुलेट किया है वो √2 है, बट हमें तो इस नंबर लाइन पर ये चीज़ शो करनी है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से कंपास लेंगे, कंपास को O पे पॉइंट करेंगे, उसके बाद OB का मेजरमेंट लेंगे। ध्यान रखना है हमें OB का मेजरमेंट लेना है। उसके बाद ये मेजरमेंट यहाँ से हम एक आर्क खींचेंगे इस लाइन पे, मतलब जैसे हमने ये रखा और यहाँ से मैंने मार्क किया और इसे नीचे टच कर देंगे। तो ये जो पॉइंट भी आएगा यहाँ पे वो √2 का मेजरमेंट होगा। बेसिकली OP जो डिस्टेंस होगा वो √2 रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो आई होप आप लोग को ये वाला मेथड समझ में आ गया होगा। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम ये और करते हैं कि इसको स्क्वायर के तरह से बना लेते हैं, BC और CO। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसी में। एग्जाम्पल है √3। अब हमें √3 करना है। तो √3 बेसिकली होगा कैसे, पहले मैं उसका बेस स्ट्रक्चर समझा देती हूँ कि इसमें करना क्या होगा हम लोग को। तो जैसे कि हमने पुराना प्रीवियसली जो हमने √2 बनाया था वो हमने पहले बना लिया ऑलरेडी, दोबारा जो हमने अभी ऊपर सीखा था। उसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 1 सेंटीमीटर का, इस पर एक लाइन खींची। उसके बाद इन दोनों को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो मैंने BD जो है एक 1 सेंटीमीटर की लाइन मार्क की, उसके बाद मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। अब विद द हेल्प ऑफ कंपास हम O को सेंटर मानते हुए OD को क्या करेंगे, मेजर करेंगे, और फिर से वही प्रोसेस करेंगे कि हम मार्क करते हुए डैश डैश नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देंगे। अब जो ये नंबर आएगा वो √3 होगा। तो पहले समझ लेते हैं कि ये √3 दोबारा से कैसे हुआ। तो अब ये जो हमने मार्क किया है D से, हमने जो ये डॉट डॉट करके पॉइंट मार्क किया है, अब ये जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होगा वो √3 होगा। तो बेसिकली अगर मैं इस पॉइंट को P मान लूँ तो जो OP डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, हमारा √3। तो हम पहले इसका देख लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, हमने क्यों ये √2 और 1 की हेल्प से √3 बनाया। तो हम पहले देख लेते हैं कि फिर से हमने पाइथागोरस लगाई है यहाँ पे। फिर से हमने वही किया कि एक ट्राइंगल एरिया, मैंने इसका मैग्नीफाइड वर्जन यहाँ बना दिया है। इस ट्राइंगल के अंदर अगर हम इसे 90 डिग्री लेके चलें तो OB हमारा √2 था, BD हमारा 1 था। तो जब हमने BD और P हमारा BD है और B जो है वो OB है,
BD की वैल्यू अगर 1 रखते हैं और OB की वैल्यू अगर √2 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर इज़ 1 एंड √2 का स्क्वायर इज़ 2। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो हम √3 देखेंगे। तो इस प्रोसेस को करने से हमारा √3 जो है वो आ जाएगा। तो अगर पेपर में आपसे √5 पूछा जाता है या उससे आगे पूछा जाता है तो इसके आगे ही क्या होगा, कंटिन्यू होता जाएगा। इसका मतलब आपको स्टार्टिंग से पहले √2 √3 बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे प्रोसेस चलेगा। आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। थैंक यू।